नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज जो कहानी चुनी गई है, कहानी का नाम है सुहाग की साड़ी। कहानी प्रसिद्ध रचनाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो आइए सुनते हैं कहानी सुहाग की साड़ी। यह कहना भूले कि दाम्पत्य सुख के लिए स्त्री और पुरुष के स्वभाव में मेल होना आवश्यक है। श्रीमती गौरा और श्रीमान कुंवर रतन सिंह में कोई बात न मिलती थी। गौरा उदार थी, रतन सिंह कौड़ी कौड़ी में दांत पकड़ते थे। वह हंसमुख थी, रतन सिंह चिंताशील थे। वह कुल मर्यादा पर जान देती थी, रतन सिंह इसे आडंबर समझते थे। इस उनके सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर था। यह उदारता की बाजी रतन सिंह के हाथ थी। गौरा को सहभोज से आपत्ति थी, विधवा विवाह से घृणा और अछूतों के प्रश्न से विरोध था। रतन सिंह इन सभी व्यवस्थाओं के अनुमोदक थे। राजनीतिक विषयों में वह विभिन्नता और भी जटिल थी। गौरा वर्तमान स्थिति को अटल, अमर और अपरिहार्य समझती थी। इसीलिए वह नरम गरम कांग्रेस, स्वदेश, स्वराज और होम रूल सभी से विरक्ति थी। कहती थी, यह मुट्ठी भर पढ़े लिखे आदमी क्या बना लेंगे, चने कहीं भाड़ फोड़ सकते हैं। रतन सिंह पक्के आशावादी थे। राजनीति सभा में पहली पंक्ति में बैठने वाले, कर्म क्षेत्र में सबसे पहले कदम उठाने वाले, स्वदेश व्रतधारी और बहिष्कार के पूरे अनुयायी। इतने विषमताओं पर भी इनका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय था। कभी कभी इनमें मतभेद अवश्य हो जाता था, पर वे समीर के झोंके थे जो स्थिर जल में हल्की हल्की लहरों से अभिभूषित हो जाते थे। वे प्रचंड झोंके नहीं जिनसे सागर विप्लव क्षेत्र बन जाता है। थोड़ी सी सदिच्छा सारी विषमताओं और मतभेदों का प्रतिकार कर देती है। स्वदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थी। स्वयंसेवक के जत्थे भिखारियों की भांति द्वार द्वार पर खड़े होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते थे। ऐसा कदाचित ही कोई था जहां से उन्हें निराश होकर जाना पड़ता था। खद्दर और गाढ़े के दिन फिर गए थे। नयन सुख, नयन दुख, मलमल और तंजेब तनभेद हो गए थे। रतन सिंह ने आकर गौरा से कहा, लाओ अब वह विदेशी कपड़े संदूक से निकाल दो, दे दूं। गौरा, अरे तो इस घड़ी कोई साइत निकली जाती है, फिर कभी दे दूंगी। रतन, अरे वाह, लोग द्वार पर खड़े कोलाहल मचा रहे हैं, तुम कहती हो कि फिर कभी दे देना। गौरा, तो यह लो कुंजी निकाल लो, मगर यहाँ सब लड़कों का खेल है। घर फूकने से स्वराज्य कभी नहीं मिलता है और ना ही मिलेगा। रतन, मैंने कल ही तुमसे इस विषय में घंटों सिरपच्ची की थी। उस वक्त तुम तो सहमत हो गई थी, फिर आज फिर वही आशंकाएं शंकाएं लेकर बैठी हो। गौरा, मैं तुमसे अप्रसन्न हो जाने के डर से चुप हो गई थी। रतन, अच्छा, शंकाएं फिर कर लेना, इस समय जो करना है वह करो। गौरा, लेकिन मेरे कपड़े तो ना लोगे ना। रतन, सब देने पड़ेंगे। विलायत का एक सूत भी घर में रखना मेरे प्राण को भंग करना कर देगा। इतने में राम टहल रही सही ने बाहर आकर पुकारा, सरकार, लोग जल्दी मचा रहे हैं, कहते हैं अभी कई मोहल्लों में चक्कर लगाना है। कोई गाढ़े का टुकड़ा हो तो मुझे भी मिल जाए। मैंने भी अपने कपड़े दे दिए हैं। केसर महरी कपड़ों का एक गट्ठर लेकर बाहर जाती हुई दिखाई पड़ी। रतन सिंह ने पूछा, क्या तुम भी अपने कपड़े देने जाती हो? केसरी ने लजाते हुए कहा, हाँ सरकार, जब देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहनूं। रतन सिंह ने गौरा की ओर आदेशपूर्ण नेत्रों से देखा। अब वह विलंब न कर सके। लज्जा से सिर झुकाए वह संदूक खोलकर कपड़े निकालने लगी। एक संदूक खाली हो गया था, दूसरा संदूक खोला। सबसे ऊपर एक सुंदर रेशमी सूट रखा हुआ था जो कुंवर साहब ने किसी अंग्रेजी कारखाने से सिलवाया था। गौरा ने पूछा, क्या यह सूट भी निकाल दूं? रतन, हाँ हाँ, इसे भी निकाल दें। किस दिन के लिए रखोगी? गौरा, यदि मैं यह जानती कि इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो कभी न सूट बनवाने देती, सारे रुपए खून हो गए। रतन रतन सिंह ने कुछ उत्तर ना दिया। तब गौरा ने अपना संदूक खोला और जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सभी कपड़े निकाल निकाल कर फेंकने लगी। वह आवेश प्रवाह में आ गई। इसमें कितनी ही बहुमूल्य जैसी फैंसी जैकेट और साड़ियाँ थी, जैसे जिन्हें कभी उन्होंने पहनकर कोई फूल ही ना समाती थी। बाज बाज साड़ियों के लिए तो उसे रतन सिंह से बार बार तकाजे करने पड़ते थे, पर इस समय सबकी सब आंखें में खटक रही थी। रतन सिंह उनके भावों को ताड़ रहे थे। स्वदेशी कपड़ों का निकाला जाना उन्हें अखर रहा था, पर अब उस समय चुप रहने में ही कुशल समझते थे। जिस पर भी दो तीन बार वाद विवाद की नौबत आ ही गई। एक बनारसी साड़ी के लिए तो झगड़ा कर बैठे। उसे गौरा के हाथों से छीन लेना चाहा, पर गौरा ने एक न मानी, निकाल निकाल ही फेंका। सहसा संदूक में से एक केसरिया रंग की तंजेब की साड़ी निकली, जिस पर पक्के आंचल और पल्ले टके हुए थे। गौरा ने उसे जल्दी से अपनी गोद में छिपा लिया। रतन सिंह ने पूछा, कैसी साड़ी है? गौरा, कुछ नहीं, तंजेब की साड़ी है, आंचल पक्का है। रतन, तंजेब की है तो जरूर ही विलायती होगी, उसे अलग क्यों रख लिया?
क्या वह बनारसी साड़ी उसे अच्छी है? गौरा, अच्छी तो नहीं पर इसे ना दूंगी। रतन, वाह, विलायती चीज को मैं ना रखने दूंगा, लाओ इधर। गौरा, नहीं, मेरी खातिर इसे रहने दो। रतन, तुमने मेरी खातिर एक भी चीज ना रखी, मैं क्यों तुम्हारी खातिर रखूं? गौरा, पैर पड़ती हूँ, जिद ना करो। रतन, स्वदेशी साड़ियों से जो चाहो रख लो, लेकिन इस विलायती चीज को मैं ना रखने दूंगा। इसे कपड़े की बदौलत ही हम गुलाम बने हुए हैं, या गुलामी का दाग है, अब इसे नहीं रख सकता, लाओ इधर। गौरा, मैं इसे ना दूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहती हूँ, ना दूंगी। रतन, मैं इसे लेकर छोड़ूंगा, इस गुलामी के पटाखे को, इस दासत्व के बंधन को किसी तरह ना रखूंगी। गौरा, नाहक जिद करते हो। रतन, आखिर तुमको इसे क्यों इतना प्रेम है? गौरा, तुम तो बाल के खाल निकालने लगते हो, कितने ही कपड़े, इतने कपड़े थोड़े हैं, एक साड़ी ही रख ली तो क्या हुआ? रतन, तुमने अभी तक इन होलियों का आशय नहीं समझा है। गौरा, खूब समझती हूँ, सब ढोंग है, 4 दिन में जोश ठंडा पड़ जाएगा। रतन, तुम केवल इतना बतला दो कि यह साड़ी तुम्हें इतनी प्यारी क्यों है, तो शायद मैं मान जाऊं। गौरा, यह मेरी सुहाग की साड़ी है। रतन, जरा देर सोचकर, तब तो मैं इसे कभी ना रखने दूंगा। मैं विदेशी वस्त्रों को शुभ स्थान नहीं दे सकता, इस पवित्र संस्कार में, यह अपवित्र स्मृति चिन्ह घर में नहीं रख सकता। मैं इसे सबसे पहले होली की भेंट करूंगा। लोग कितने हतबुद्ध हो गए हैं कि ऐसे शुभ कार्यों में भी विदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने में संकोच न करते हैं, तो मैं तो इसे अवश्य ही होली में दूंगा। गौरा, कैसा अपशगुन, मुंह से मत निकालिए। रतन, ऐसी सुहाग की साड़ी का घर में रखना ही अपशगुन, अमंगल, अनिष्ट और अनर्थ है। गौरा, यो चाहे जबरदस्ती छीन ले जाओ, पर खुशी से ना दूंगी। रतन, तो फिर मैं जबरदस्ती ही करूंगा, मजबूरी है। यह कहकर वह लपके और गौरा के हाथों से साड़ी छीन ली। गौरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रतन की ओर कतार नेत्रों से देखने लगी। तुम्हें मेरी कसम है, केसरी महारी बोली, बहू जी की इच्छा है तो रहने दीजिए। रतन सिंह के बढ़े हुए हाथ रुके, मुख मलिन हो गया, उदास होकर बोले, मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा, प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, खैर यही सही। शाम हो गई, द्वार पर स्वयं सेवक शोर मचा रहे थे। कुंवर साहब, जल्दी आइए, श्रीमती जी से कह दीजिए कि हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, बहुत देर हो रही है। इधर रतन सिंह असमंजस में पड़े थे कि प्रतिज्ञा पत्र को कैसे हस्ताक्षर करूं। विदेशी वस्त्र घर में रखकर स्वदेशी व्रत का पालन क्यों कर होगा। आगे कदम बढ़ा चुका हूँ, पीछे नहीं हटा सकता, लेकिन प्रतिज्ञा पत्र का अक्षर सा पालन करना अभिष्ट भी तो नहीं, केवल इसके आशय पर लक्ष्य नहीं रहना चाहिए। इस विचार से मुझे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करना पूरा अधिकार है। त्रिया हट के सामने किसी की नहीं चलती। यो चाहूँ तो एक ताने में काम निकाल सकता हूँ, पर उसे बहुत दुख होगा, बड़ी भावुक है, उसके भावों का आदर करना भी तो मेरा कर्तव्य है। गौरा भी चिंता में डूबी हुई थी। सुहाग की साड़ी सुहाग का चिन्ह है, उसे आग, अरे कितनी अपशगुन की बात है। ये कभी कभी बालकों की भांति जिद करने लगते हैं, अपनी धुन में किसी की सुनते ही नहीं है, बिगड़ते हैं तो मानो मुंह ही नहीं सीधा होता। लेकिन वो बेचारी भी तो अपने सिद्धांतों से मजबूर हैं। झूठ से उन्हें घृणा है, प्रतिज्ञा पत्र पर झूठी स्वीकृति लिखनी पड़ेगी। इनकी आत्मा को बड़ा दुख होगा, घोर धर्म संकट में पड़े होंगे। यह भी तो नहीं हो सकता कि सारे शहर में स्वदेश अनुरागियों के सिरमौर बनकर उस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने से आनाकानी करें, कहीं मुंह दिखाने को जगह न रहेगी, लोग समझेंगी बना हुआ है, पर सगुन की चीज है, कैसे दे दूं। इतने में उसने राम टहल रईस को सिर पर कपड़ों का गट्ठर लिए हुए बाहर जाते देखा। केसर महरी भी एक गट्ठर सिर पर रखे हुए जा रही थी। पीछे पीछे रतन सिंह हाथ में प्रतिज्ञा पत्र लिए हुए जा रहे थे। उनके चेहरे पर ग्लानि झलक रही थी, जैसे कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा हो। गौरव को देखकर उन्हें आंखें फेर ली, चाहा कि उनकी निगाह बचाकर निकल जाऊं। गौरव को ऐसा जान पड़ा जैसे वे उनकी आंखें डगमगा सी गई हैं। वह राह रोक कर बोली, जरा सुनते हो। रतन, जाने दो, दिख ना करो, लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने चाहा कि पत्र को छिपा लूं, पर गौरा ने उनके हाथों से छीन लिया। उसे गौरा ने पढ़ा और एक क्षण में चिंतामग्न रहने के बाद बोली, वह साड़ी भी लेते जाओ। रतन, रहने दो, अब मैंने झूठ लिख ही दिया है। गौरा, मैं क्या जानती थी कि तुम एक साड़ी के लिए इतनी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो। रतन, यह तो मैं तुमसे पहले कह चुका था। गौरा, मेरी भूल थी, क्षमा करो, अब इसे लेते जाओ। रतन, जब
तुम इसे देना अपशगुन समझती हो तो रहने ही दो, तुम्हारी खातिर झूठ सा बोलना पड़ेगा तो कोई आपत्ति नहीं। गौरा, नहीं, लेते जाओ, अमंगल के भय से तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। यह कहकर उसने अपनी सुहाग की साड़ी उठाकर पति के हाथों में रख दी। रतन ने देखा गौरा के चेहरे का रंग आता और जाता, जैसे कोई रोगी अंतस्थ विषम वेदना को दबाने की चेष्टा कर रहा। उन्हें अपनी अहद्रता पर लज्जा आई। केवल अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए मैं इस देवी के भावों का वध कर रहा हूँ, यह अत्याचार है। साड़ी गौरा को देकर बोले, तुम इसे रख लो, मैं प्रतिज्ञा पत्र को फाड़े डालता हूँ। गौरा ने दृढ़ता से कहा, तुम ना ले जाओगे तो मैं खुद ही जाकर दे दूंगी। रतन सिंह विवश हो गए और साड़ी ली बाहर चले गए। उसी दिन से गौरा के हृदय में एक बोझ सा रहने लगा। वह दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करती, जलसों में भाग लेती, सैर करने जाती, मनोरंजक पुस्तकें पढ़ती, यहाँ तक कि कई बार नियम के विरुद्ध थिएटरों में गई। किसी प्रकार अमंगल कल्पना को शांत करना चाहती थी, पर यह आशंका का मेघमंडल की भांति उसके हृदय पर छाया रहता था। जब एक पूरा महीना गुजर गया, उनकी मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, तो कुंवर साहब ने उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्चय किया। उनका मन उन्हें उनके आदर्श प्रेम का नित्य तिरस्कार किया करता था। वह अक्सर देहातों के प्रचार का काम करने जाया करते थे, पर जब वह अपने गांव से बाहर न जाते और या जाते तो संध्या तक लौट आते। वह बहुधा बुरे स्वप्न देखा करती थी। किसी अनिष्ट के काल्पनिक अस्तित्व की छाया उनसे अपने चारों ओर मंडराती हुई प्रतीत रहती थी। वह तो देहात में पड़ी आशंकाओं की कठपुतली बन गई थी। इधर उनकी सुहाग की साड़ी स्वदेश प्रेम की वेदी पर भस्म होकर सिद्धि प्रदायिनी भभूत बनी हुई थी। दूसरे महीने के अंत में रतन सिंह उसे लेकर लौट आए। गौरा को वापस आए हुए 3-4 दिन हो चुके थे, पर असबाब को संभालने और नियत स्थान पर रखने में इतनी व्यस्त रही कि घर से बाहर ना निकल सकी। कारण यह था कि केसरी महरी के जाने से दूसरे ही दिन काम छोड़कर चली गई थी। अभी उतनी चतुर महरीन मिली न थी। कुंवर साहब का साइस राम टहल भी काम छोड़कर चला गया था। बेचारे कोचवान को ही साइस का काम करना पड़ता था। संध्या का समय था। गौरा बरामदे में बैठी आकाश की ओर एकटक देख रही थी। चिंताग्रस्त प्राणियों का एकमात्र यही अवलंब है। सहसा रतन सिंह ने आकर बोला, चलो आज तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर करा लावें। यह मेरा ही प्रस्ताव था, पर 4 दिन हो गए इधर जाने का अवकाश ही ना मिला। गौरा, मेरा तो जाने का मन नहीं चाहता, यहीं बैठकर कुछ बातें करो। रतन, नहीं, चलो देख आवे, 1 घंटे में लौट आएंगे। रतन, अंत में गौरा राजी हो गई। इधर महीनों से बाहर ना निकली थी। आज उसे चारों तरफ एक विचित्र शोभा दिखाई दे रही थी। बाजार में इतनी रौनक पर न थी। वह स्वदेशी बाजार में पहुंची तो जुलाहों और कोरियों को अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे देखा। सहसा एक वृद्ध कोरी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया। रतन सिंह चौंक कर बोले, राम टहल, तुम अब कहाँ हो? राम टहल का चेहरा सी प्रसन्न था। उनके अंग अंग में आत्मसम्मान की आभा झलक रही थी। आंखों में गौरव ज्योति थी। रतन सिंह को कभी अनुमान न हुआ कि अस्तबल साफ करने वाला बुढ़ा राम टहल इतना सौम्य, इतना भद्र पुरुष है। वह बोला, सरकार, अब तो मैं अपना कारोबार करता हूँ। जब से आपकी गुलामी छोड़ी है तब से अपना काम में लग गया हूँ। आप लोगों की निगाह हम गरीबों पर गई, हमारा भी गुजर हो रहा है। नहीं तो आप जानते हैं कि इस हालत में पड़ा हुआ था कि जात का कोरी हूँ, पर पापी पेट के लिए चमार बन गया था। रतन, तो भाई अब मुंह मीठा कराओ। यह बाजार लगाने की मेरी ही सलाह थी। बिक्री तो अच्छी होती है ना? राम टहल, हाँ सरकार, आजकल खूब बिक्री हो रही, माल हाथों हाथ उड़ जाता। यहाँ बैठते हुए 1 महीना हो गया, पर आपकी कृपा से लोगों के हाथ में 4 पैसे थे, वो बेबाक हो गए हैं। भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है, और क्या चाहिए? मालकिन की सुहाग की साड़ी का होली में आना कहिए या बाजार का चमकना कहिए। लोगों ने कहा, जब इतने बड़े आदमी होकर ऐसे शगुन की चीज की परवाह नहीं करते तो हम फिर विदेशी कपड़े क्यों रखें? जिस दिन होली जली उसके 2 दिन पहले ही सरकार इलाके से चले गए थे। इनके पहले भी सरकार कई दिनों तक घर में बहुत कम निकलते थे। मैं तो यही कहूँगा कि यह सारी माया उसी सुहाग की साड़ी की है। इतने में एक अधेड़ स्त्री गौरा के सामने आकर बोली, बहू जी, मुझे भूल गई क्या? गौरा ने सिर उठाया तो उसके सामने
केशर महरिन खड़ी थी। वह सुंदर साड़ी पहने हुए थी, हाथ पाँव में मामूली गहने थे, चेहरा खिला हुआ था, स्वाधीन जीवन का गौरव एक एक भाव से प्रस्फुटित हो रहा था। गौरा ने कहा, इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? अब कहाँ हो? हमें लौटने भी नहीं दिया, बीच में ही उड़ भागी। केशर, क्या करूं सरकार, अपना काम चलते देखकर सब्र न हो सका। जब तक रोजगार न चलता था तब तक लाचारी थी। पेट के लिए सेवा टहल कर्म कुकर्म सभी करना पड़ा था। आप लोगों की दया से हमारे भी दिन लौटे हैं। अब दूसरा काम नहीं किया जाता। अगर बाजार का यही रंग रहा तो अपनी कमाई खाई ना चुकेगी। यह सब आपकी साड़ी की महिमा है। इसकी बदौलत हम गरीबों के कितने ही घर बस गए। 1 महीना पहले ही इन दुकान वालों में से किसी को रोटियों का ठिकाना ना था। किसी साइज का काम करता था, कोई ताशे बजाता था, तो यहाँ तक कि कई आदमी मेहतर का काम भी करते थे, कितने भी भीख मांगते थे। अब सब अपने धंधे में लगे हुए हैं। सच पूछो तो तुम्हारी सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागिन बना दिया, नहीं तो हम सुहागिन होते हुए भी विधवाएं थीं। सच कहती हूँ, सैकड़ों जवानों की नित्य यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर रहे, जिसने हमारी राढ़ जाति को सुहाग दान दिया है। रतन सिंह एक दुकान पर बैठकर कुछ कपड़े देखने लगे। गौरा का भाव हृदय आनंद से पुलकित हो रहा था। उनकी सारी अमंगल कल्पनाएं स्वप्नवत विच्छिन्न होती जाती थी। आंखें सजल हो गई थी और सुहाग की देवी अश्रुसंचित नेत्रों के सामने खड़ी आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसने रतन सिंह को भक्तिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। जब गौरा वहां से चली तो सड़क पर बिजलियां जल चुकी थी। सड़कों पर खूब प्रकाश हुआ था। उनका हृदय भी आनंद के प्रकाश में जगमगाया था। रतन सिंह ने पूछा, सीधे घर चलूं? गौरा, नहीं, छावनी की तरफ होते चलो। रतन, बाजार खूब सजा हुआ था। गौरा, यह जमीन लेकर एक स्थायी बाजार बना दो। स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हो, किसी से किराया ना लिया जाए। रतन, बहुत खर्च पड़ेगा। गौरा, मकान बेच दो, रुपए ही रुपए हो जाएंगे। रतन, और रहेंगे पेड़ तले? गौरा, नहीं, गांव वाले मकान में। रतन, सोचूंगा। गौरा, जरा देर में इलाके भर में खूब कपास की खेती कराओ। जो कपास बोए उसकी बेगार माफ कर दो। रतन, हाँ, तकदीर तो अच्छी है, दूनी उपज हो जाएगी। गौरा कुछ देर सोचने के बाद, लकड़ी बिना दाम दे दो, कैसा हो? जो चाहे चरखे बनवाने के लिए काट ले जाए। रतन, लूट मच जाएगी। गौरा, ऐसी बेईमानी कोई न करेगा। जब उसने गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखा तो चित्त शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था, मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर निकोले कर रहा हो। तो आपको मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी सुहाग की साड़ी कैसे लगी, जरूर बताइए। थैंक यू।